हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ 12 बजे दोपहर को आपको GS की क्लासेस चलती हैं और इसी क्रम में मैं आपको जनरल स्टडीज़ 4 पढ़ा रहा हूँ, यानी एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। इसकी क्लासेस मैं ले रहा हूँ और मैं आपका पहला जो सिलेबस का यूनिट है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक, और आज मैंने कल दूसरे यूनिट की शुरुआत की थी और इसी क्रम में मैं आपको अभिवृत्ति पढ़ा रहा था कल, और उसकी मैंने सारांश और उसकी संरचना का लगभग ओवरव्यू दे चुका हूँ। सारांश कंप्लीट हो गया, संरचना हम पढ़ रहे थे। आज की क्लास में मैं आपको संरचना के बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगा, बेहतरीन कंटेंट के साथ, एकदम क्रिस्प, रिलेवेंट और टू दी पॉइंट कंटेंट है ये। आंसर राइटिंग में बेहतरीन मदद करेगा आपके लिए, कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक करके कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो कल मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि जो अभिवृत्ति की संरचना होती है वो 3 घटकों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से थी? कैब मॉडल बताया था। कैब मॉडल यानी कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, ठीक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक। ठीक है, तो यही जो है आपको कल मैंने बताया था। तो ये जो कैब मॉडल है, ठीक, इसको ACB मॉडल या कैब मॉडल या ABC मॉडल कुछ भी कह सकते हैं, आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा था ये। ठीक है, तो ये अभिवृत्ति के कल मैंने कंटेंट बता दिया, संरचना पे मैं आ रहा था। अब संरचना को डिटेल में पढ़ते हैं। तो संज्ञानात्मक घटक क्या होता है, अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक घटक क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। नोट्स बेहतरीन है, आपको पता है कि सारा नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ से सारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। 1 यूनिट का नोट्स मैंने अपलोड कर दिया है। अभी जब यूनिट खत्म हो गई तो इसका अभी यूनिट का नोट्स जो होगा मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो संज्ञानात्मक घटक, संज्ञानात्मक घटक क्या होता है? यह अभिवृत्ति का सूचनात्मक घटक भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिवृत्ति का सूचनात्मक घटन। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हमारी धारणा, विश्वास या जानकारी है, उसे क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष बोलते हैं। ठीक, अभिवृत्ति को स्थायित्व प्रदान कर इसकी भूमिका, ठीक है, इसका प्रदान करना इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, किसी व्यक्ति का किसी मुद्दे के पक्ष में या विपक्ष में निर्णय लेने के संदर्भ में इसकी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी? संज्ञानात्मक घटक की। संज्ञानात्मक घटक क्या होता है? यह जो है सूचनात्मक घटक इसको बोलते हैं, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो हमारी धारणा है, जो हमारा विश्वास है, जो हमारी जानकारी है, उसे क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष बोलते हैं। ठीक, अब इसकी स्थायित्व प्रदान करने में अभिवृत्ति किसकी क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? किसी व्यक्ति या मुद्दे के पक्ष में निर्णय लेने के संदर्भ में इसकी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी जो संज्ञानात्मक पक्ष है वो क्या करता है कि अभिवृत्ति को स्थायित्व प्रदान करता है। व्यक्ति या मुद्दों या उसके पक्ष विपक्ष में या उसके संदर्भ में कोई भी निर्णय, याद रखिएगा, कोई भी निर्णय लेने में संज्ञानात्मक पक्ष क्या करता है? वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम दूसरे पक्ष को देखते हैं, भावनात्मक घटक, जो अभिवृत्ति का महत्वपूर्ण घटक है। इसमें क्या होता है? किसी वस्तु, ठीक, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के बारे में क्या होती है? जानकारी प्राप्त होने के बाद उसके प्रति सुखद या दुखद का जो भाव उत्पन्न होता है, यानी पसंद नापसंद का जो भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? भावनात्मक घटक बोलते हैं। जैसे कि वृक्षों को कटता हुआ देखकर क्या होता है? दुख की अनुभूति होना। उदाहरण तौर पे देख सकते हैं कि जो लखनऊ की कमिश्नर थी रोशन जैकब, डॉक्टर रोशन जैकब, वो अस्पताल में गई थी और वहाँ के मरीजों की हालत देखकर खुद रोने लगी थी। उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। डॉक्टर रोशन जैकब वर्तमान में भी शायद कमिश्नर है लखनऊ की, महिला है, IAS है, बहुत बेहतरीन IAS है, और देश के उत्तर प्रदेश के जो 23 तरह IAS में से उनकी गिनती होती है। तो वो खुद भी रोने लगी थी। तो ये क्या है? एक भावनात्मक घटक है। सिविल सेवक के में भी भावनात्मक घटक होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप उस उदाहरण डॉक्टर रोशन जैकब के बारे में भी आप इसको उदाहरण को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर रोशन जैकब, इसीलिए कहता हूँ क्लास जरूर करिएगा, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पॉइंट मिल जाती हैं नोट्स के अलावा। अब आता है व्यवहारात्मक घटक, जो अभिवृत्ति होती है उसका व्यवहारात्मक घटक। अभिवृत्ति के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया, अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आज भी आप वीडियो देख रहे हैं, जो लोग नए हैं तो उनको बता रहा हूँ कि पिछले क्लास की वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको क्रम समझ में आएगा, तभी आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो व्यवहारात्मक घटक क्या है? यह व्यक्ति की क्रिया, प्रवृत्ति या आचरण की क्या करती है? तत्परता को दर्शाती है। जैसे अपनी पसंद या की पार्टी को वोट देना, ये हमारा क्या है? व्यवहारात्मक घटक है। ठीक, अब जैसे कि ये क्या होता है कि जो हमारी क्रिया यानी प्रवृत्ति और आचरण, ये तीनों चीज़ क्या रखेगा? क्रिया जो हम कर रहे हैं, ठीक, प्रवृत्ति यानी हम जो हमारी प्रवृत्ति है, और तीसरा आचरण जो हमसे एस्पेक्ट की जा रही है, उसकी तत्परता क्या है? व्यवहारात्मक घटक है। अब उदाहरण के तौर पर स्पष्टीकरण देना है तो वो देखिए, जैसे क्या है कि वृक्षारोपण के बारे में पर्याप्त ज्ञान रखते हुए यह जानना कि इसके क्या लाभ हैं,
ये क्या है, हमारा संज्ञानात्मक पक्ष है। यानी हमें वृक्षारोपण के बारे में पर्याप्त जानकारी है, पर फिर भी इसके बारे में जानना कि किसके क्या क्या लाभ है, ये हमारा संज्ञानात्मक पक्ष है। ठीक, अब क्या है, वृक्षारोपण को देख करके उसे पसंद करते हुए जो प्रसन्नता अनुभव करना, ये क्या होगा, हमारा भावनात्मक घटक हो गया। यानी मेन कॉमन चीज़ क्या है, वृक्षारोपण, उसको जानना और जानते हुए भी जानना कि मतलब कि उसमें क्या क्या लाभ है, तो वो हो गया संज्ञानात्मक पक्ष। अब उसे देखना और उसे पसंद करना, प्रसन्नता के अनुभव करना, वो हो गया हमारा भावनात्मक घटक। और तीसरा क्या है कि वृक्षारोपण में अभियान में भाग लेना है, ये हमारा व्यवहारात्मक घटक हो गया। यानी वृक्षारोपण कॉमन है और इसमें फिर क्या है, अभियान में भाग लेना हमारा व्यवहारात्मक घटक हो गया। अब क्या है कि तीनों पक्षों में जितनी अधिक संगति होगी, अभिवृत्ति की प्रणाली कितनी क्या होगी, उतनी ही संगठित और प्रभावी होगी। कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, याद रखिएगा कि संज्ञानात्मक, देखिए ये हो गया। अब देखिए ये हो गया, आपको बता रहा हूँ, ये संज्ञानात्मक हो गया, हाँ, संज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया और ये व्यवहारात्मक हो गया। तीनों पक्षों में जितने अधिक क्या होगी, एक रूपता होगी, स्पष्टता होगी और समरूपता होगी और सामंजस्य होगा, उससे क्या होगी, हमारी जो अभिवृत्ति की जो भावना है वो प्रबल कितनी हो जाएगी, उसकी अभिवृत्ति जो है उतनी ही संगठित और प्रभावी होगी, अभिवृत्ति की प्रणाली। ठीक है, तो अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या क्या है, या कारक कौन कौन से हैं जो अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण कारक यानी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक, तो हमको क्या करना है, हमको देखिए ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए आप सिलेबस उठाइए, तो सिलेबस में क्या है कि उसका कारक क्या, ऐसा कुछ नहीं पूछा है, पर संरचना कैसे होगी उसकी, बिना कारकों की संरचना कैसे हो सकती है। अगर संरचना पढ़ रहे हैं उसके बारे में अगर मैं संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावात्मक बता के छोड़ दूँ तो संरचना तो मैंने बता दिया उसकी, इतनी तीन प्रणालियाँ हैं, पर क्या है कि उसकी संरचना के पीछे कुछ मूल कारक भी तो होंगे, कुल फैक्टर भी तो होंगे। अभिवृत्ति निर्माण कैसे हो रही है, तो संरचना में निर्माण कैसे हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं इसीलिए आपको हैंड रिटन नोट से कराता हूँ कि खुद भी इसे 3-4 बुक्स और तमाम चीज़ें और बहुत स्पेशल कंटेंट, मतलब इन द सेंस कि उसको कई सारे सोर्सेज से कलेक्ट करके तैयार किया जाता है। ठीक है, कुछ टीचर्स का भी इसमें मतलब रोल है। तो इसमें क्या है कि इसको कंटेंट को आप प्लीज़ ज़रूर आप लाइक करिएगा, ज़रूर आप शेयर करिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। जीएस का सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे इसी हैंड रिटन नोट्स की तरह से। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं कि अभिवृत्ति क्या है, हमारी जन्मजात नहीं होगी, बल्कि क्या है, परिस्थिति, अनुभव और सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, इसका धीरे धीरे निर्माण और विकास होता है। ये मैंने पहले क्लास में बता दिया था आपको कि जो अभिवृत्ति होती है, हमारे जो एटीट्यूड होता है, वो हमारा जन्मजात नहीं होता है। उसके निर्माण कैसे होगा, किन परिस्थितियों में हमारा विकास हुआ, हमने क्या क्या अनुभव किया, हमारा सामाजिक वातावरण क्या है, और इन तीनों के साथ जो अंतःक्रिया होगी उसके स्वरूप क्या होगा, इसका धीरे धीरे निर्माण और विकास होगा। ठीक, यह क्या होता है, निर्णय निरंतर क्या करता है, सीखने की प्रक्रिया को दर्शाता है। निरंतर हम इसको सीखते हैं, अभिवृत्ति को, एटीट्यूड को हम निरंतर सीखते हैं। जब हम विभिन्न स्थानों में, विभिन्न व्यक्तियों में, समूहों, सामाजिक समस्याओं, परिवर्तनों आदि के साथ क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो फिर क्या होता है, उसी समय हमारे जो उसी संदर्भ में, उसी संबंध में हमारी क्या होती है, अभिवृत्ति का निर्माण और विकास होता है। ठीक, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग चीज़ों में अगर हम अंतःक्रिया करेंगे तो अलग अलग स्थानों में, अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग समूहों से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, चूंकि सीखने की प्रक्रिया और सीखने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया अलग चीज़ होती है, प्रोसीजर होता है, और सीखने की प्रवृत्ति, ठीक है, ये अलग अलग होती है। इसलिए क्या होता है, अनेक अनेक लोगों में अनेक तरह की, अलग अलग तरह की अभिवृत्ति विकसित होती है। आप समझ में आया, पहले तो ये जन्मजात नहीं होती है, परिस्थितियों में तमाम तरह की जो हमारा सामाजिक पक्ष है और सामाजिक वातावरण है, अनुभव से इसका क्या होता है, निर्माण होता है, विकास होता है। फिर निरंतर ये प्रक्रिया सीखने को दर्शाता है। ठीक, इसके साथ क्या होता है कि जो विभिन्न स्थानों में, विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, सामाजिक संस्थाओं में क्या होता है कि जो परिवर्तनों के साथ क्या होता है, अंतःक्रिया करते हैं, तो फिर ये इसके समझ में अभिवृत्ति का निर्माण होता है, विकास होता है। इसके सीखने की प्रक्रिया और सीखने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, इसलिए क्या होता है, इसका अलग अलग विकास होता है लोगों में। इसे सबकी एक प्रकार की सीखने की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। तो अब आता है कि किस प्रकार से विकास होता है, तो साहचर्य द्वारा सीखना, पहला हेडिंग डालेंगे, साहचर्य द्वारा सीखना। साहचर्य द्वारा सीखना क्या है, अभिवृत्ति के निर्माण व विकास में क्या होता है, माता पिता, सगे संबंधी और मित्रों आदि की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहली भूमिका यहीं की होती है, माता पिता की, सगे संबंधियों की और मित्रों की।
व्यक्ति क्या करता है, स्वयं को अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, शिक्षक आदि से जोड़ करके उनके अनुसार क्या करता है, आचरण करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पहले शिक्षक कौन होते हैं, माता पिता होते हैं। तो उन्हीं के अनुसार क्या करता है, फिर धीरे धीरे जो टीचर्स होंगे, फिर उनकी मित्र मंडली होगी, फिर वो धीरे धीरे उसका आचरण क्या होगा, डेवलप होगा। जैसे क्या होता है, यदि बड़े बुजुर्गों और महिलाओं के प्रति क्या है, अगर घर में देखा जाए कि बुजुर्गों और महिलाओं के प्रति क्या है, सकारात्मक सोच है, तो बच्चों में भी क्या है, सकारात्मक व्यवहार, तो बच्चों में भी ऐसी अभिवृत्ति का निर्माण होगा। जिस घर में बच्चा देखेगा कि बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, बुजुर्गों को गालियाँ दी जा रही हैं, या उनको मतलब डिस्पेक्ट है, या महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो वहाँ भी बच्चों का जो अंदर जो प्रवृत्ति डेवलप होगी, जो आचरण डेवलप होगा, कहीं ना कहीं उसी से वो क्या होगा, प्रभावित होगा और उसी तरह का होगा। ठीक है। विद्यालय में क्या होता है कि अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में जो है अध्यापक को पुस्तकों, सहपाठ्यक्रम गतिविधियां जैसे कि खेल कूद, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि से क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है अभिवृत्ति के निर्माण में। विद्यालय में भी अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, अध्यापकों से होता है, पुस्तकों से होगा, सहपाठ्यक्रम गतिविधियां यानी कि जो खेल कूद हो गए, नाटक होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, इससे भी जो होती है वो हमारी अभिवृत्ति का निर्माण होता है। ठीक। अब दूसरा एक आता है दंड और पुरस्कार के माध्यम से। दूसरा हेडिंग डालिए दंड और पुरस्कार के माध्यम से। इसमें क्या है कि जो जीवन में किए कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले जो दंड और निंदा या प्रशंसा या पुरस्कार क्या करते हैं, ये भी मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायक है। याद रखिए, ये भी इसका निर्माण करने में सहायक है। प्रशंसा और पुरस्कार क्या करते हैं, इसके माध्यम से अच्छे कर्मों के प्रति क्या होते हैं, सकारात्मक मनोवृत्ति होती है। ठीक। और दंड और निंदा से क्या होता है, गलत कार्यों के प्रति क्या होती है, नकारात्मक मनोवृत्ति का विकास होता है। जैसे क्या है कि 26 जनवरी पर देखिएगा आपको क्या मिलता है, वीरता कार्यों के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। ठीक। तो 26 जनवरी पर जो अवसर पर वीरता कार्यों के लिए जो कुछ बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, इससे क्या होता है, भविष्य में पुनः वैसा कार्य करने की बच्चों में क्या होती है, मनोवृत्ति डेवलप होती है। स्कूलों में क्या होता है, आप देखिएगा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को एनुअल फंक्शन के दिन में अच्छा पुरस्कार भी मिलता है। ठीक। इसी प्रकार से देखिएगा जिले स्तर पे जो आप प्रशासनिक संदर्भ में देखिए तो उत्तर प्रदेश में देखिए, या अन्य राज्यों में देखिए, अन्य स्टेट के हैं उनको भी देखिए, वहाँ पे क्या होता है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, तब हर एक स्टेट में लगभग जो यूपी जो उसके क्या होते हैं, स्टेट के जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी होते हैं और एसपीज होते हैं, उनकी क्या होती है, रैंकिंग लिस्ट निकलती है। जो जिला उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है प्रशासन के स्तर पर उसको सम्मानित करते हैं, वहाँ के डीएम और एसपीज और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर सम्मानित किया जाता है। इससे क्या होता है, जो अन्य जिले होते हैं उनमें भी जो वहाँ के अन्य प्रशासनिक अधिकारियाँ होते हैं अन्य जिलों की, उसमें भी जो क्या होती है, सकारात्मक कार्य करने की, अच्छे कार्य करने की, वैसा ही कार्य करने की क्या होती है, जो मनोवृत्ति होती है वो विकसित होती है। जैसे कि देखा जाए तो जैसे क्या कि गंगा, जमुना आदि की नदियों में क्या कुछ कूड़ा डालने पर जुर्माने की व्यवस्था। अब इससे क्या हुआ, ये जो नकारात्मक मनोवृत्ति है, यानी जब इसमें देखिए दंड भी दिया जा रहा है, जैसे जमुना में जैसे आप प्रदूषित कर रहे हैं, सड़क पर थूक रहे हैं, सड़क पर कचरा कर रहे हैं, तो क्या है कि इसके लिए दंड की व्यवस्था है, तो ये जुर्माना लगते हैं। ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे होगा यही कि जो मनोवृत्ति हमारी डेवलप होगी, कहीं ना कहीं दंड, पुरस्कार, निंदा आदि से भी हमारे जो है ये क्या होता है, मनोवृत्ति का निर्माण होता है, इसी से ये प्रभावित होता है। प्रतिरूपण के माध्यम से, यानी क्या है कि दूसरों को देख करके उनके प्रति भी आचरण करने की जो मनोवृत्ति विकसित होती है। जैसे क्या है कि हम देखा जाए तो स्वच्छता अभियान में क्या है, अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा को देखकर क्या सफाई कार्यक्रम में बहुत सारे लोग ने भाग लिया कि जब सेलिब्रिटी सफाई कर रहे हैं तो क्यों ना हम करें। खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्या है कि बहुत सारे जो सामाजिक अभियान होते हैं, सरकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं, खुद चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ठीक। अभी सफाई पखवाड़ा था, स्वच्छता पखवाड़ा था अभी गांधी जयंती पे, तो उस वक्त भी देखा आपने कि एक जो सोशल मीडिया स्टार अंकित बैनपुरिया कोई हैं जो कि उस वक्त अभी बहुत सारे ट्रेंडिंग में चलते हैं, वो कोई फिटनेस का वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो उनके साथ प्रधानमंत्री ने क्या किया, खुद सफाई की और वो जो वीडियोज़ आया था आप उसको देखिएगा। तो ये क्या है, ये इसको देख कर ये प्रतिरूपण के माध्यम से लोग खुद आते हैं उसमें। और फिर 75 डेज चैलेंज, अंकित बैनपुरिया का नाम लिया तो मैंने वही देखा, 75 डे चैलेंज उसने कंप्लीट किया। अब क्या है, सोशल मीडिया पर 75 डे चैलेंज की बाढ़ आ गई है, बहुत सारे लोग 75 डे चैलेंज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको पूरा कर रहे हैं, बहुत लोग फेल हो जा रहे हैं। तो ये क्या है, प्रतिरूपण के माध्यम से ही हम आचरण कर रहे हैं। इसको आप आंसर में लिख सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इसको प्रोत्साहित किया। ठीक। तो आप यही सब चीज़ें आपको एथिक्स में कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप दे सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। जो 75 डे चैलेंज है वो क्या है, प्रतिरूपण के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा तो उससे आचरण करने की मनोवृत्ति विकसित हुई और बहुत सारे लोग वैसा कर रहे हैं। अब क्या है, अक्षय कुमार क्या है कि अक्षय कुमार के संयोजन से भारत के वीर ऐप के माध्यम से क्या लोगों में देशभक्ति की सकारात्मक मनोवृत्ति का भी विकास हुआ।
बहुत सारे ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे सारे सोशल मीडिया स्टार्स हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी देखकर लोगों में क्या है, मनोवृत्ति पर प्रभावित होती है, मनोवृत्ति बदलता है, मनोवृत्ति का विकास होता है उसी प्रकार के सकारात्मक मनोवृत्ति का। ठीक, तो कुछ लोगों से नकारात्मक का भी विकास होता है भाई, वैसा भी बनते हैं लोग। अब क्या है, समूहों के माध्यम से, जैसे क्या कि विशेष अवसर पे हमें क्या करना चाहिए, इसके निर्धारण में क्या करते हैं, समूह और सांस्कृतिक मानक की भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। अब कोई समूह में हम रह रहे हैं, ठीक, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, तो उस जगहों पे जो चीज़ें होंगी उसके अनुसार भी हमारे अंदर क्या है, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। मनोवृत्ति नहीं, अभिवृत्ति का विकास। ठीक है, सूचना और तकनीक के माध्यम से अभिवृत्ति का विकास, वही बताया ना मैंने आपको, अंकित बयानपुरिया वाला। बहुत सारी चीज़ें देखिएगा आप। वर्तमान समय में क्या है कि विभिन्न संचार माध्यम जैसे क्या है, टीवी, रेडियो, सिनेमा, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से क्या अभिवृत्ति का निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में देखा जा सकता है। यहाँ सकारात्मक भी भूमिका आ रही है अभिवृत्ति और नकारात्मक भी आ रही है। तो सकारात्मक में वही बताया ना मैंने आपको, जो अंकित बयानपुरिया वाला 75 डे चैलेंज, सकारात्मक भूमिका है भाई। वहाँ पे मतलब नॉनवेज नहीं खाना है, जो एक डिसिप्लिन का पालन करना है, 4 लीटर पानी पीना है, वैसा वैसा तमाम चीज़ें हैं, एक्सरसाइज करने हैं। ठीक है, तो ये एक जो है, ये क्या है, आपका सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण हो रहा है। ठीक, उसी तरह से कुछ नकारात्मक है, बहुत सारे उस पर जो है नेगेटिव चीज़ें भी चलती हैं। ठीक, बहुत सारे उसमें जो क्या है कि सेक्सुअल हरासमेंट वाली चीज़ें भी चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें क्या है कि वहाँ पे बच्चों को जो है, जो गेम्स हैं ये और ये तमाम जो वार हो रही हैं, ये सब का लाइव प्रसारण या तमाम तरीके रील्स और शॉर्ट्स देकर क्या है, ये भी एक तरह से धारणा बनाने की कोशिश की जाती है। और इससे क्या है, नकारात्मक मनोवृत्ति, दोनों प्रयोगों में इसका रूप देखा जा सकता है, इसका प्रसार देखा जा सकता है। सकारात्मक अगर प्रभाव होगा तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो है वैज्ञानिक मनोवृत्ति का प्रसार होगा। ठीक, जैसे स्वच्छता अभियान में भागीदारी होगी, पर्यावरण का संरक्षण होगा और जन जागरूकता भी आएगी। ये तमाम चीज़ें आती हैं अगर हम सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक जो अभिवृत्ति का निर्माण हमारे अंदर होता है सोशल मीडिया और अन्य जो तकनीक और सूचना तकनीकी की क्रांति के माध्यम से। अगर नकारात्मक आएगा तो अंधविश्वास होगा, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगी, भौतिकतावादी प्रवृत्ति का प्रसार होगा। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भौतिकतावादी प्रवृत्ति। अपने भौतिकतावादी प्रवृत्ति तो इतना हावी हो चुकी है कि इसके लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे। तो भौतिकतावादी प्रवृत्ति का प्रसार कौन कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कर रही है। और ये कहीं ना कहीं जब भौतिकतावादी प्रवृत्ति का प्रसार होता है तो कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता है। कैपिटलिज्म का बढ़ावा, अमीर और गरीब की जो खाई है वो भी क्या होती है, चौड़ी होती जाती है। सब चीज़ें एक तरह से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि जो तकनीक और सूचना, जो विज्ञान है वो क्या होता है, विज्ञान एक तरह से कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है। ये सब चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, आप उसको देखिएगा, पढ़ते रहिए, चीज़ों को जोड़ते रहिए। और आंसर्स में जो क्वेश्चन पूछेगा वही लिखना होता है, आपने मन से कुछ नहीं लिखना। आप जानते रहिए, समझते रहिए और चुप रहिए, जो आएगा वही लिखना है। ठीक है, तो अब क्या है, पुस्तक में महान व्यक्तित्व, और ये पुस्तक और महान व्यक्तित्व, इससे भी क्या होता है, हमारे अंदर अभिवृत्ति का निर्माण होता है। अच्छी पुस्तकें क्या करती हैं और महान लोगों की जीवनी पढ़ने से क्या होता है, हमारे अंदर अभिवृत्ति में बदलाव आता है। जो हमारे एटीट्यूड में क्या होगा, बदलाव आएगा। अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, महान लोगों की जीवनी पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर अभिवृत्ति में बदलाव आएंगे। कुछ तात्कालिक अनुभव भी होते हैं, जैसे क्या है, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, उसको देख लीजिएगा। तात्कालिक अनुभव ये क्या करते हैं कि जीवन में कभी कभी होने वाली जो आकस्मिक घटनाएं भी जो होती है ना, वो भी अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में क्या करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे क्या है, उदाहरण तौर पे देख लीजिए, सिद्धार्थ ने विभिन्न समयों में बीमार देखा, वृद्ध देखा, मृतक देखा, सन्यासी देखा, तो उसकी क्या है, मनोवृत्ति बदल गई और उसने क्या किया, महाभिनिष्क्रमण किया। मतलब वो घर त्याग करके गए थे सिद्धार्थ, वही बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए। तो क्या है, तत्कालीन अनुभव उनका हुआ, किस प्रकार के अनेक तरह की आकस्मिक घटनाएं हुई। ठीक, इसी प्रकार से अगर आपको देखना है तत्कालीन घटनाओं को देख करके, जैसे कि आप देखिए ना, जैसे क्या होता है कि वर्तमान में तकनीकी युग है। तकनीकी युग में क्या है कि तत्कालीन अभी वर्तमान में चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती हैं कि जो घटनाएं 3000 सालों में नहीं हुई हैं वो 300 सालों में हुई, और जो घटनाएं 300 सालों में इतना तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ वो 30 सालों में हुई, और जो 30 सालों में नहीं है वो सब चीज़ें 3 सालों में हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत फास्ट अब दुनिया हो रही है। तो इसमें क्या है, तत्कालीन अनुभव बहुत सारे होते हैं। जैसे युद्ध का अनुभव हो गया, इससे क्या है, हमारी मनोवृत्ति बदली, और हम क्या है, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, इसमें क्या है, इसमें आतंकवादियों ने पहले, अब जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, सीधे इजराइल पे एक हमला कर दिया। कुछ लोग उसको टेररिस्ट मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो अलग चीज़, उस डिबेट में नहीं पढ़ना है। पर एज अ जो अब वो जो हमला शुरू में किया गया वो तो टेररिस्ट था, वो तो टेररिस्ट अटैक माना जाएगा। ठीक, किसी आम सिविलियन या किसी अथॉरिटी ने तो उसको किया नहीं। तो अब जो अटैक हुआ उससे क्या हुआ, उससे हमारे अंदर क्या मनोवृत्ति बदली, उसके अंदर हमारी यही मनोवृत्ति बदली कि हमें भी, भारत को भी जो है किसी न किसी प्रकार से इन
इन सारे अनुभवों को देखते हुए हमें भी तत्कालीन युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें भी एक प्रकार के रैपिड एक्शन फोर्स को तैयार रखना चाहिए, जो इस प्रकार के अगर हमले होते हैं तो फिर हमें बदलना चाहिए। हमें मतलब इस पर बाद विचार भी होने लगा, भारत के जो सैन्य रक्षा विशेषज्ञ हैं वो सब लोग इस पर विचार करने लगे, अगर ऐसा हमारे साथ होता तो फिर हम कैसे इसको निपटेंगे। तो क्या होता है, जो तत्कालीन अनुभव जो होते हैं, मैंने उदाहरण स्वरूप बताया, इसको आप मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, ये उदाहरण के लिए है, समझाने के लिए है चीज़ें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब इससे भी हमारे तत्कालीन अनुभव होते हैं, ठीक। अब जैसे गाजापट्टी के लोग हैं, गाजापट्टी के लोग क्या है, वो भी उस वक्त नहीं सोचे होंगे कि इतना बड़ा ज़्यादा इतनी चीज़ें होंगी, वो तो निर्दोष लोग हैं, या वो जो आम सिविलियन है उससे क्या लेना देना, ठीक। तो आम सिविलियन जो होता है ना, फिर अब वो क्या है, तत्कालीन अनुभव उसके लिए भी है, तो उसकी अभिवृत्ति कैसे बदलेगी, उसकी भी अभिवृत्ति युद्ध, अभी वहाँ युद्ध हो रहा है तो वहाँ नकारात्मक अभिवृत्ति का प्रसार होगा, अगर वहीं अच्छी चीज़ें होती तो वहाँ सकारात्मक चीज़ें होती। तो क्या होता है, तत्कालीन अनुभव से उदाहरण स्वरूप बताता हूँ, टॉपिक पे आइए, कि उदाहरण स्वरूप ये है कि तत्कालीन अनुभव से क्या होता है, हमारे अंदर सकारात्मक, ठीक, और नकारात्मक दोनों प्रकार की जो प्रवृत्ति का निर्माण होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए सिद्धार्थ को लिख सकते हैं, बिना किसी विवाद का ये एग्जाम्पल है, ये ठीक है, बिना किसी विवाद का एग्जाम्पल है। अन्य एग्जाम्पलों में विवाद हो सकता है, इस एग्जाम्पल में कोई विवाद नहीं होगा, ठीक है। तो संक्षेप में अगर हम देखें, अगर हम निष्कर्ष लिखें, निष्कर्ष, ये हम निष्कर्ष भी आंसर में लिखें कि सहचर, दंड और पुरस्कार, सूचना और तकनीकी, समूह और सांस्कृतिक मानक पुस्तकें क्या है, महान लोगों की जीवनी और आकस्मिक घटना क्या करती हैं, अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में क्या करती हैं, महत्वपूर्ण कारक हैं। और अभिवृत्ति की संरचना को देखा जाए तो अभिवृत्ति के 3 प्रकार के संरचना घटक हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और व्यवहारात्मक है। तो इस प्रकार हमने क्या देख लिया, अभिवृत्ति के बारे की संरचना और कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे फंक्शन, इसको हिंदी में वृत्ति लिखा है, और आप वृत्ति पढ़ेंगे तो आप अब क्या लिखेंगे उन सब उत्तर बताइए। तो ऐसा हिंदी का ट्रांसलेशन किया सिलेबस में कि अगर हिंदी पढ़ ले वृत्ति तो वृत्ति छोड़ के चले जाएंगे आप, अरे वृत्ति क्या चीज़ है, खुद नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। इसको इंग्लिश में फंक्शन लिखा है, तो फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। इसीलिए इंग्लिश के सिलेबस को जरूर देखिए, मैंने आपको पहले इस पिछले क्लास में सारा इस सेकेंड टॉपिक के सिलेबस को समझाया है। ये धारणा शब्द भी गलत है, और यहाँ पे, और ये देखिएगा एक चीज़ और भी है, अभिरुचि भी यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया है। अभिरुचि और धारणा, वृत्ति, ये 3 शब्द हैं कंफ्यूज किए हुए हैं। इसका शब्द है परसुएशन का इंग्लिश में शब्द इसका लिखा है समझाना बुझाना या सहमति पैदा करना। अभिरुचि को लिखा है, ये इंग्लिश में देखेंगे तो एटीट्यूड ही, यानी इसको अभिवृत्ति ही पढ़ेंगे। और वृत्ति मतलब है फंक्शन, कल हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, फंक्शन, ठीक है। अब हम इसके बाद अपने क्लास को एंड कर रहे हैं। क्लास कैसी लगी आप अपनी फीडबैक जरूर से जरूर दीजिएगा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।